हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो देखिएगा कि आज भारत के लिए और भारत के साथ अपने भारतीयों के लिए हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग बात है ये है कि भारत के द्वारा जो 9 नंबर की आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का जो से होस्ट कंट्री का नाम था संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और अमीरात और फाइनल हुआ अमीरात में, जबकि होस्ट कंट्री का नाम दो आएंगे, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। ये जितने भी गेम है ना, आईएमपी जितने भी गेम्स है और जिसमें भारत विजय होता है, तो उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से देखा जाए तो आईएमपी हो जाते हैं। जैसे कि अभी 2025 के प्रीमियर पूछ लिया था, तो विराट कोहली रहे थे वनडे में सब सर्वाधिक रन बनाने वाले, पता है कितने? 14,000 रन बनाने वाले भारतीय बन के। तो देखिएगा चैम्पियन ट्रॉफी में हाई वोल्टेज मुकाबले भारत ने पाकिस्तान को हराया, कितने से 6 रन से 6 विकेट से हराकर भारत क्या किया, अपना विजय टॉप में रहा। है कि भारत के लिए ओडीआई में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले नाम हैं विराट कोहली 158, वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर 15,300 और आईसीसी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले में हार्दिक पांड्या 15 विकेट, वनडे में सबसे तेज़ 14,000 रन बनाने वाले तो इनका नाम आ जाए विराट कोहली, जबकि इंटरनेशनल में देखा जाए तो उसमें सचिन तेंदुलकर जी आ जाएंगे। आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले प्लेयर का नाम क्या है? विराट कोहली। वनडे में सबसे ज़्यादा टॉस हारने वाली टीम का नाम, हालांकि हमारे काम का नहीं है, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और ये है कि कोहली बने 100 शतक पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये हमारे काम का था। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो द हिंदू का एक आर्टिकल है, इसमें देखिएगा कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो एक रहता है कि इंडिया इंडस्ट्री नीड इनोवेशन नॉट माइंड लेस टॉयल, मतलब कि मानसिक रूप से इतनी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जितना कि इनोवेशन करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्तमान में जापान के द्वारा देखा जाए तो वर्तमान में जैसे वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी के नाम है, जैसे अमेरिका, चीन और जापान। अब जापान जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, जबकि ये देखा जाए कि चौथे नंबर पर आता है इंडिया। तो क्या इंडिया इसमें जापान को पछाड़ सकता है पीछे? तो ये पीछे कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। मुझे तो लगता है 2025-26 तक में ही हो जाना चाहिए, एक आध साल के अंदर। तो जो अभी जो द हिंदू में जो आर्टिकल छपा है तो इसमें ये बताया गया कि इंडिया की इंडस्ट्री जैसे कोई फॉर एग्जांपल है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में क्या है, इसमें मानसिक रूप से इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है जितने कि इनोवेशन करने की ज़रूरत है। एंड इनोवेशन में बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से फिक्शनल बुक पढ़ने से मतलब हमारी काल्पनिक क्षमता बढ़ती है, उसी प्रकार से देखा जाए तो इनोवेशन मतलब रहता है किसी भी काम करने को नए तरीके से काम करने का जो मेथड है, तो उसी को बोला जाता है इनोवेशन। तो इनोवेशन के माध्यम से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया में प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिल सकता है। इसीलिए तो जो ऑथर जब बताते हैं कि इंडियन जितने भी इंडस्ट्री हैं उसको किसकी आवश्यकता नीड है? ओनली इनोवेशन की। अब इनोवेशन में जैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे एआई रोबोटिक्स तो इसमें शामिल हो ही सकता है। इसके साथ साथ क्या रहेगा कि इसमें रिसर्च R&D करने के लिए भी बहुत ज़रूरत है। जब तक R&D नहीं होगा तब तक इनोवेशन नहीं हो सकता किसी भी इंडस्ट्री में, राइट। और इस इनोवेशन करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक तो रिसर्च R&D होनी चाहिए। R&D के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब बेस्ट होना चाहिए हमारे पास। ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए हमारे पास जिसके द्वारा आप कहीं ना कहीं स्किलफुल हो। यदि स्किलफुल पर्सन है तो कहीं ना कहीं काम करने में तो प्रोडक्टिविटी होना ही है। अब अथर आगे चल के जैसे जब दैनिक जागरण में बताते कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ये है कि प्रोडक्टिविटी का अर्थ नहीं कि गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये बताया गया ऑथर के द्वारा कि कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक असमानता को लेवल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी जो अवेलेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक पर्सन को एवरी टाइम एवरी प्लेस एवरी पर्सन को 24/7 मतलब अवेलेबिलिटी होना चाहिए। वो भी मतलब कि सरलता से किसी भी काम करने में, यदि कोई काम आसानी से हो जाए तो उसी को तो बोला जाता है दक्षता, जिसको बोला जाता है स्किल, राइट। तो किसी भी काम करने को जितने भी सरल तरीके से आप कर सकते हो उसी को बोला जाता है स्किल, दक्ष होना चाहिए।
स्किल। तो आगे चल के जब आथर ये भी बताते हैं कि जब इन फ्यूचर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी एम्प्लॉयमेंट जैसे चल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं स्किल को लेकर है, ना कि काम को लेकर। तो काम तो है, लेकिन क्या हमारे पास स्किल के लिए यही होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए और ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट। तीनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो उसी को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि स्किलफुल पर्सन। तो उसके माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमें मानसिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, इनोवेशन। अब इनोवेशन के बारे में देखा जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, मेथड हो, कुछ भी हो, इसमें देखेगा, चाहे रॉ मटेरियल निकालने का हो, रॉ मटेरियल निकालना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेसिंग करना, चाहे उसका देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे मैन्युफैक्चर करने में इनोवेशन होना चाहिए। इसके बाद इसको गुड्स एंड सर्विस को मतलब डिलीवरी करने में भी कहीं ना कहीं इनोवेशन होना चाहिए। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो गिग वर्कर हो गया। गिग वर्कर के बारे में याद रखिएगा कि इंडिया में जितने गिग वर्कर हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गिग वर्कर के सामने कुछ चैलेंजेस है। लेकिन क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं गिग वर्कर के लिए प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि वो अपने इच्छानुसार काम करता है, जितने घंटे उसको काम करना, जितने घंटे खड़े उतने घंटा काम कर लिया, राइट। तो ये रहा आर्टिकल हमारे काम का। और द हिंदू एंड दैनिक भास्कर, द हिंदू के एक जो अगला आर्टिकल है, देखिएगा कि न्यू एज ऑफ इम्पेरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा देने के लिए देखा जाए तो वर्तमान में कहीं ना कहीं क्या है, नया एरा हमारे सामने बन जाता है। तो नया एरा साम्राज्यवाद को क्या बढ़ाने के लिए तैयार है? बिल्कुल है। वर्तमान में देखा जाए तो क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न लड़ करके क्या है, थर्ड के लेवल पर हम युद्ध लड़ा जाता है। इसलिए जब थर्ड के लेवल पर युद्ध लड़ा जाता है ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें क्षति बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो ये है न्यू एज ऑफ इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए। और ये हमारे अब देखिएगा दैनिक जागरण का आज का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल। इसमें देखिएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, उन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं आधार के द्वारा, जिनका नाम है प्रोफेसर के वी सुब्रमण्यम के द्वारा देखिएगा कि ये पता है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बुक्स नहीं पूछी जाती, उन्हीं बुक्स में से एक का नाम है, जिसका नाम है इंडिया एट द रूट 100। इस बुक का नाम है। तो देखिएगा, इस बुक के जो ऑथर बताते हैं कि वर्तमान में देखा जाए तो जो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर है, तो सेंटर और स्टेट दोनों के लेवल पर देखा जाए तो जैसे सेंटर और स्टेट हो, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सरकार वर्तमान में क्या है कि जब सत्ता का उपयोग करते हो तो कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी भी उनके हाथ में होना चाहिए। तो वर्तमान में जितने भी पर्सन गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या गवर्नमेंट सरकार हो सरकारी कर्मचारी, एम्प्लॉयमेंट जितने भी एम्प्लॉई हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके दिमाग में रहता है ना कि हम सरकारी आदमी हैं यार, पब्लिक हेल्थ में काम करने के लिए दूर हटते हैं, मतलब अपनी सत्ता चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से दूर हटते हैं। इन्हीं जिम्मेदारी में से लेकर गवर्नमेंट को देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी ये रहती है, तो कहीं ना कहीं राज्यों को विकास करने में इन्हीं के देखा जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देने के लिए कि कहीं ना कहीं रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारी है कि उसमें 6 एलिमेंट रहते हैं। जैसे इसमें एक तो ज़मीन रहती, लेबर के बाद इसमें क्या रहता, 6 एलिमेंट बताए गए। 6 एलिमेंट में से इसमें एक रहेगा ज़मीन हो गया, लेबर हो गया, बिजली हो गई, बिजली के बाद इसमें परिवहन हो गया और प्रोडक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए कितने फंडामेंटल कंपलसरी हैं? 6 है। 6 में से देखा जाए तो 5 फंडामेंटल राइट, ज़मीन, लेबर, बिजली, परिवहन। तो इन 5 को पूरा करने के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार रहता? तो इनमें देखिए ज़मीन हो गया, लेबर हो गया, बिजली हो गई, परिवहन हो गए, स्किल हो गए। तो इसके माध्यम से क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार जैसे जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी घटेगी। जैसे जब कैपिटल एक्सपेंडिचर जब किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होगा, तो कुछ ना कुछ तो विकास होगा। जब तक हमारा पॉजिटिव विकास नहीं होगा, पॉजिटिव परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इंडिया में देखा जाए तो रोज़गार विहीन इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा। तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 एलिमेंट की जिम्मेदारी होना चाहिए कि सरकार क्या करे। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान गवर्नमेंट क्या है, कहीं ना कहीं किसके ऊपर जिम्मेदारी थोप रहे हैं कि एक तो जैसे सत्ताधारी हैं तो सत्ता का उपयोग करते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचते हैं। तो जितनी भी ये गवर्नमेंट है तो देखा जाए तो मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया में अभी देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर का उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना कि इंडिया में सर्विस सेक्टर का। वर्तमान में सर्विस सेक्टर का देखा जाए तो जीडीपी में 57% का योगदान है, जबकि एग्रीकल्चर
मतलब जिसको बोला जाता है रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर। तो ब्लू कलर जॉब में देखा जाए तो ब्लू कलर में देखा जाए तो जॉब जितनी है उससे ज़्यादा होने की इंडिया में अपार संभावनाएं है ना। तो जिनमें आ जाएगा मैन्युफैक्चर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इनके माध्यम से कह रहा था कहीं ना कहीं रोज़गार यानी कि लोगों को खा लेगा ये सेक्टर, यदि गवर्नमेंट इसमें काम करे। तो इसीलिए जो आथर बताते हैं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होना चाहिए रोज़गार रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे जब रोज़गार बढ़ता, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक असमानता कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम होना ही है डायरेक्ट रूप से। और इसके माध्यम से क्या है, इंडिया में क्या है, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। और जब गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ रोज़गार का भी जनरेट होगा। और जब रोज़गार जनरेट होगा तो रोज़गार जनरेट होने के साथ साथ जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट